गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवः महेश्वरः गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार, मैं गौरव कुमार पाठक आप सबों को इस केवी स्टूडियो की ओर से आज एक ऐसे ही गुरु से मिलवाने जा रहा हूं जिनके सानिध्य में न जाने कितने छात्र डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और अन्य प्रतिष्ठित क्षेत्रों में अपनी सफलता का परचम लहरा रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बेगूसराय शिक्षा जगत में 4 दशक से शिक्षा की अलख जलाए हुए सैकड़ों छात्रों के जीवन को दीप्तिमान करने वाले सुभाष चंद्र झा उर्फ एससी झा का। तो आइए इनसे जानते हैं वर्तमान परिदृश्य में शिक्षा की हालात, बेगूसराय में इनका सफर और बेगूसराय के स्वर्णिम शिक्षण संस्थान गांधी शिक्षण संस्थान के बारे में इनकी कहानी, इनकी जुबानी। आइए सुनते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। आज आप हमारे केवी स्टूडियो आए हैं, आपका बहुत बहुत अभिनंदन। इस स्टूडियो का भी हम लोग धन्यवाद करते हैं, खास करके रोशन सर, डॉक्टर साहब का भी, जिन्होंने बेगूसराय के लोगों को यह अवसर दिया जो अपनी बात रख सकें, जो बेगूसराय की सेवा में लगे हुए हैं या बेगूसराय की धरती से जुड़े हुए लोगों को अपनी बात आप लोगों तक पहुंचाने का ये एक अच्छा जरिया है। सर्वप्रथम हम चाहेंगे सर कि आप अपने बारे में हमारे दर्शकों से बताएं। सबसे पहले तो मेरा नाम सुभाष चंद्र झा है। मैं मूल निवासी समस्तीपुर जिले में रोसड़ा के पास देवधा बुहारा एक गाँव है, वहीं मेरा जन्म हुआ और वहीं के हम मूल निवासी हैं। बहुत ही गरीब परिवार से हम लोग रहे। मैट्रिक के बाद हमारे गार्जियन असमर्थ थे पढ़ाने लिखाने में, तो हम बेगूसराय आए, ITI में एडमिशन लिया। लेकिन यहाँ मेरे सामने एक रोजी रोटी की समस्या थी। इसी क्रम में मैं गांधी शिक्षण संस्थान स्कूल गया और वहाँ के प्रिंसिपल श्री यमुना प्रसाद सिंह जी से मिला। उन्होंने मुझे देखा तो उनकी एक बात आज भी हमें याद है कि आप मेरे स्कूल में क्या पढ़ाएंगे, आपके उम्र के तो बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं, फिर भी अगर आप रहना चाहते हैं तो यहाँ एक इंटरव्यू होता है, उसमें यदि आप पास करेंगे तो आपको यहाँ रखा जाएगा। थोड़ा मुझे आश्चर्य भी लगा कि इंटरव्यू होता है, प्राइवेट स्कूल। और फिर मैंने उनसे पूछा कि क्या आपका स्कूल 7 तक ही है? तो उन्होंने कहा हाँ। तो हमसे उन्होंने पूछा कि क्या पढ़ाइएगा? हम बोले क्या कि जो संस्कृत छोड़ के लगभग सारे विषय हम पढ़ा देंगे। जी। उस समय हमारे यमुना बाबू मुस्कुराए, लेकिन उनकी मुस्कुराहट की गहराई को मैं उस समय भांप नहीं पाया। जी जी। जब हम वहाँ क्लास करने गए और वहाँ के बच्चों के अंदर जो पढ़ाई की गहराई मैंने देखी, जो शालीनता देखा, जो कुछ कर गुजरने की जिजीविषा वहाँ थी बच्चों में, वह देख के मैं दंग रह गया। जी। मुझे याद है कि इंटरव्यू के दौरान यमुना बाबू रोज़ कॉम्पिटिटिव क्लास में मुझे ले जाते थे। ऊपर छत पर पढ़ाई होती थी और रोज़ 15 सवाल लिखा करके मुझे
गार्डिंग के लिए छोड़ देते थे। जब सारे बच्चे जमा कर देते थे तो हमसे बोलते थे कि आप ये सवाल सब बता दीजिएगा तब नीचे आइएगा। हमको लगता है कि मैं उस दौरान कभी 10 सवाल तक बता नहीं पाया। 8-9 सवाल तक बताते थे। शेष हमको भी सीखना पड़ता था। जी जी। तो दूसरे दिन जब जमुना बाबू आते थे और बताते थे बच्चों को तो मैं भी सीखता था। 1 महीना के इंटरव्यू के बाद उन्होंने मुझे ऑफिस में बुलाया और कहा कि नहीं, बच्चे भी सयाने होते हैं, आप रहिए मेरे स्कूल में। तब मैंने उनसे पूछा कि सर आज तक और आप आज तक जो है सो मैंने तो आपके दिए गए 15 सवाल में एक दिन भी 15 सवाल नहीं बताया, फिर भी आप मैथ पढ़ाने के लिए मुझे क्यों कह रहे हैं? उन्होंने कहा कि आप ही एक ऐसे टीचर हैं आज तक जो 8-9 सवाल बना भी देते थे। अभी तक जो मैंने अपने जीवन में इंटरव्यू लिया उसमें 2-4 बनाते थे। जब मैं गांधी में 86 में ज्वाइन किया तो वहाँ के बच्चों में पढ़ने की जो लालसा थी जी। उसे देखकर मैं ये भूल गया कि मैं बेगूसराय क्यों आया था और लगातार 20 वर्षों तक वहाँ पढ़ाता रहा। तो बेगूसराय आने का मन कैसे हुआ? बेगूसराय हम ITI में मेरा एडमिशन हुआ और पढ़ने के लिए आए, लेकिन ठहरे ब्राह्मण आदमी ITI का जो क्रियाकलाप था, पढ़ाई लिखाई का जो स्टाइल था, वो मुझे पसंद नहीं आ रहा था। और पढ़ना लिखना मेरा शौक़ भी था, पढ़ाना भी। तो लगा क्या कि नहीं, सरकारी तो चलो, प्राइवेट में ही शिक्षा देना अच्छा काम है। और गांधी जैसे स्कूल में काम करना भी सौभाग्य की बात है। अगर हम वहाँ नहीं रहते तो शायद मुझे इतनी गहराई से ये पता नहीं चलता। वहाँ के बच्चे के अंदर गुरुजनों के द्वारा जो एक कॉम्पिटिटिव स्वभाव पैदा किया जाता था, जी जी। उसके रक्त के अंदर, रक्त के एक एक कतरा में प्रतियोगिता की बातें भरी हुई रहती थी। जी जी। आपको आश्चर्य लगेगा कि हम लोग जब कॉम्पिटिटिव टेस्ट लेते थे, कोई बच्चा एक दूसरे को बताता नहीं था। पूरी ईमानदारी से बच्चे परीक्षा देते थे। लगता था कि अगर वहाँ गार्ड नहीं भी रहेंगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सारे बच्चे एक दूसरे से कंपटीशन में रहते थे, एक दूसरे से आगे बढ़ने की होड़ थी। गार्जियन भी बहुत ही आदरणीय हैं, जो वहाँ बच्चे को पढ़ाई के अलावा बहुत सुख नहीं था। फिर गांधी शिक्षण संस्थान में कितने वर्षों तक आपने काम किया? 20 वर्षों तक काम किया और लगभग 2004 में हम बीमार पड़े और वापस हम गए नहीं। और हमारे प्रिंसिपल साहब का भी देहांत हो गया। तो वहाँ का वातावरण धीरे धीरे थोड़ा चेंज होने लगा। पहले जो गांधी शिक्षण संस्थान का एक पहचान था, उसकी जो भव्यता थी, उसकी जो गौरव गाथा थी, आज के दिनों में अब वो बात नहीं दिखती। हाँ, आज के दिनों में इस दौर में गांधी थोड़ा पिछड़ गया और स्वाभाविक भी है। जब कोई आदमी पूरी चोटी पर पहुंच जाते हैं तो वहाँ से फिर वो नीचे ही आते हैं। हम लोगों के समय में लगातार हमने अपने जिला, राज्य, देश स्तर पर हम अपने स्कूल को
चोटी पर रखा। लेकिन प्रिंसिपल साहब के जाने के बाद उसमें कमी आई, बच्चे में भी कमी आई, गार्जियन में भी कमी आई। झारखंड हो जाने के कारण नेतरहाट, हजारीबाग सैनिक स्कूल का वो क्रेज़ नहीं रहा जो कि पहले हुआ करता था। सर, आपने कहा कि आपकी सेहत खराब हो गई, फिर आप अपने घर पे ही रहे, तो उसके बाद फिर आपने क्या किया? मेरे घर पर हमेशा से 15 से 20 बच्चे पढ़ने आते थे और आज भी आ रहे हैं। जी जी। उस समय से मैं घर पर ही बच्चों को सेवा देता रहा और बच्चे पढ़ते रहे, लेकिन तरीका मेरा शुरू से अभी तक वही रहा। सिर्फ मैं अपने आप को इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए पूरी तरह से तैयार कर दिया, लेकिन उसी गहराई से हम उसे अभी भी पढ़ा रहे हैं, जिसका परिणाम है कि हर साल कुछ न कुछ अच्छे बच्चे मेरे अंदर से निकलते हैं, जिसके कारण नारायणा हो या अन्य कोई जो कोचिंग सेंटर वाले हैं वो मेरी तरफ देखते रहते हैं कि इनके बच्चे अगर हम ले जाएं तो निश्चित रूप से हमारे संस्थान का भी नाम होगा। आपके बहुत सारे स्टूडेंट्स डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं और अन्य प्रतिष्ठित क्षेत्र में अपनी सफलता का परचम लहरा रहे हैं, इसके बारे में बताएं। हाँ, हमारे बहुत सारे स्टूडेंट डॉक्टर हैं, सैकड़ों में IITian भी है। हर साल अभी भी मेडिकल और IIT के क्षेत्र में जाते हैं। यहाँ तक कि लगता है कि IAS भी हमारे 5-6 स्टूडेंट हैं जो व्यक्तिगत मेरे पढ़ाई में रहे और वो IAS हैं। अब तो हमारे स्टूडेंट इस शहर में डॉक्टर हेमंत, डॉक्टर नवीन, डॉक्टर कुंदन, डॉक्टर अभिषेक, डॉक्टर मुकेश, ये सब काम करना शुरू कर दिए हैं और आने वाले समय में कई ऐसे डॉक्टर्स आने वाले हैं जो हमारे प्रोडक्ट होंगे। IIT के क्षेत्र में भी दुनिया का कोई देश नहीं है जहां हमारे बच्चे नहीं हैं। हमको लगता है कि अमेरिका में, कैलिफोर्निया में हमारे बेगूसराय के लगभग 200 से ज़्यादा स्टूडेंट वहाँ बस गए हैं जो वहाँ रह रहे हैं। जी जी। हमेशा उनसे बात होती है और उनसे वर्तमान परिवेश में भी उनका गुरुजनों के प्रति जो लगाव मैं देखता हूँ जी जी। वो बहुत ही कम। सर, आपने यहाँ कहा कि वर्तमान परिवेश में आज भी विदेश में रहते हुए उनका गुरुजनों के प्रति जो लगाव है वो आज भी बना हुआ है। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा सर कि आज के परिवेश में शिक्षा को आप कहाँ से देखते हैं? आज शिक्षा में जितने साधन उपलब्ध हुए पढ़ने के लिए, उतना ही हमारे बच्चे आलसी होते चले गए। जितने भी गार्जियंस हैं वो अपने बच्चों से दूर होते चले गए। वो अपने काम के कारण, चाहे जो भी कारण हो, जी जी। उनसे उनकी दूरी बढ़ती गई और बच्चों पर जो उनका पकड़ था, बच्चे गार्जियन से डरना बंद कर दिए, गार्जियन को अपनी बात बताना बंद कर दिए और अच्छे गुरुओं का भी अभाव रहा, जिसके कारण आज बच्चों में जो प्रतियोगिता से संबंधित बातें हैं वो अंडर मैट्रिक जान नहीं पाते और जब उन्हें प्रतियोगिता देने की बारी आती है तब तक बहुत देर हो जाती है और देर होने के कारण क्या होता है कि वो अपनी मंजिल तक पहुंच नहीं पाते हैं। जी जी।
तब वो गार्जियन पर दबाव बनाते हैं कि डायरेक्ट अगर नहीं हुआ तो डोनेशन से हम डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। ये जो स्थिति बच्चों के अंदर आई, या कुछ गार्जियन अपने पैसे के बदौलत बच्चों को भेजना शुरू किया, जो कहीं न कहीं अन्य छात्रों को भी प्रभावित किया और उन्हें लगने लगा कि चलो अगर नहीं कम्पीट करेंगे तो इस रास्ते से चले जाएंगे। जी जिसके कारण पढ़ाई लिखाई में बहुत परेशानी हुई। गुरुजनों से भी मुझे शिकायत है कि वो धन हरण करने के लिए तो तैयार हैं, जी लेकिन बच्चे का मन हरण करने के लिए तैयार नहीं है। मन पर उनका पकड़ नहीं बन पाता है। आज संचार का जो साधन है, खास करके मोबाइल, यह भी बहुत विनाशकारी रहा बच्चों के लिए। बच्चे इसकी अच्छाई को तो कम समझ पाते हैं, जी इसकी बुराई को ज़्यादा लेते हैं, जी जिसके कारण उन्हें पढ़ाई लिखाई से दूरी बनती चली जाती है। हमें याद है कि हमारे बच्चे सुबह से शाम तक पठन पाठन में लगे रहते थे। जी उसका एक एग्जाम्पल भी देते हैं यहीं पोखरिया में अशोक जी, जिनके घर में कोई पढ़े लिखे लोग नहीं थे। जी और जब वो अपने बच्चे को लेकर मेरे पास आए तो बताए कि हमको बहुत शौक़ है इसे पढ़ाने का, लेकिन हम लोग पढ़े लिखे उतना नहीं। मैंने कहा कि अगर आप मेरी बात मानेंगे तो आपका बच्चा पढ़ेगा, बच्चे की बात नहीं सुनना है। और उन्होंने मेरी बात मानी और उनके 4 बच्चे, उनका पहला स्टूडेंट है पोखरिया में जो नेतरहाट गया था, अजय, जो काफ़ी अच्छे पोस्ट पर अभी है, और उनके ग्रुप के 4 बच्चे ऐसे हैं जो IAS हैं। जी उनके अन्य 2 बच्चे भी इंजीनियर हैं, बेटी भी बहुत नवोदय प्रोडक्ट हैं। अच्छी शिक्षा दीक्षा लेने के बाद हाई स्कूल में टीचिंग का काम करती है। जी उन्हें टीचर बनना उनका शौक़ था। तो हम देख रहे हैं कि अगर बहुत ऐसे फैमिली हैं जिनको आगे बढ़ने का मौका लगा, पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में वो बढ़ते चले गए, बहुत विकास किया बेगूसराय। जी हमें विश्वास है कि डिस्ट्रिक्ट टाउन में शायद ही ऐसा कोई डिस्ट्रिक्ट होगा बिहार में, या हमारा तो मानना है कि पूरे देश में, जो शिक्षा के क्षेत्र में इतना मजबूत हुआ। यहाँ राजधानी से भी बच्चे आते थे पढ़ने, पटना रांची के बच्चे यहाँ पढ़ने आते थे। तो शिक्षा के क्षेत्र में जितना बड़ा नाम बेगूसराय कमाया, हमारी इच्छा रहती है कि आज भी वह गौरव कायम रहे। तो गौरव जी, आपके माध्यम से हम चाहते हैं जी कि ज़िले के लोग जगें और शुरू से बच्चों को कॉम्पिटिटिव बनाएं। इंग्लिश मीडियम के स्कूल से मुझे शिकायत है कि बच्चों को बहुत ज़्यादा काम देकर उसका समय बर्बाद करते रहते हैं। जी हमेशा कुछ न कुछ एग्ज़ाम वगैरह लेते रहते हैं। बच्चे फ्री नहीं रहते हैं, फ्री होकर कॉम्पिटिटिव तैयारी नहीं कर पाते हैं, और कॉपी का मूल्यांकन सही नहीं होता है, जिसके कारण बच्चे का सही विकास नहीं होता। बच्चों को कोई भय नहीं रहता है कि हम पास करेंगे या ना करेंगे।
वहाँ अधिक से अधिक नंबर देने की परंपरा सी आ गई है, जिससे बच्चे में अच्छा करने की जो जिजीविषा थी उसमें कमी आई। दूसरों से आगे बढ़ने का जो होड़ था, दूसरों को पीछे छोड़ने की जो मंशा थी, उसमें कमी आई। आपने आज की वर्तमान शिक्षा के परिदृश्य में अपनी बातें रखी। कोविड-19 जो एक वैश्विक आपदा के रूप में हम सबों के बीच आया और सब त्राहिमाम में हैं। आज भी ये संकट टला नहीं है, अभी भी संकट हम पर छाया हुआ है। तो इसका असर शिक्षा पर कैसा रहा, इसको लेकर क्या कहेंगे? कोविड महामारी तो मनुष्य के लिए था ही, लेकिन गौरव जी आप एक चीज़ ज़रूर ध्यान दीजिए कि यह महामारी शिक्षा के लिए बहुत ही खतरनाक थी। इस महामारी से शिक्षा जगत त्राहि त्राहि कर उठा। बच्चे, शिक्षक और ख़ास करके छोटे बच्चे और प्राइवेट टीचर जो पढ़ा लिखा करके जीवन यापन करते थे, उनकी स्थिति तो बहुत ही खराब हो गई और उनको देखने वाला भी कोई नहीं रहा। बच्चे बिल्कुल निराश हो गए। फिर बाद में कुछ स्कूल, कुछ टीचर ऑनलाइन पढ़ाना शुरू किए। जी। लेकिन ऑनलाइन पर ये त्रासदी रही कि हमारे बिहार में और ख़ास करके बेगूसराय के ग्रामीण इलाके में उतने लोग सक्षम नहीं थे, जिनके घर में 2-4 बच्चे हैं, मोबाइल एक ही सबके पास स्मार्टफोन हो, और वो फ़ोन नहीं होने के कारण बिल्कुल बच्चे कैद हो गए घर में, जेल की तरह, जिनसे उनकी मानसिक स्थिति पर भी प्रभाव पड़ा। पढ़ाई लिखाई से अचानक महीनों दूर हो गए। अब हम देख रहे हैं कि वो बच्चे जब निकल के आ रहे हैं तो नहीं पढ़ने की जो आदत लग गई, जो घर में टीवी देख देख कर समय बिताने की आदत रह गई, मोबाइल देखने की आदत आ गई, जिसके कारण अब पढ़ाई लिखाई बहुत प्रभावित हो रहा है। हम लोगों का काम कठिन हो गया, बच्चों को समझाना कठिन हो गया। बच्चे जो पहले मोबाइल की चर्चा तक नहीं करते थे, वो कभी कभी पॉकेट में लेके आते हैं, इस तरह एक मैसेज आने वाला है स्कूल से, और वो हमको दिखाते भी। तो ये परिवर्तन कोविड के दौर में हुआ। और अधिकांश 80% बच्चे बिल्कुल शिक्षा से दूर हो गए, अभी भी दूर है। अभी भी उनको सही टीचर नहीं मिल रहे हैं, सही गुरु नहीं मिल रहे हैं, परेशानी है। सर, आपके शिक्षण संस्थान की क्या खासियत है कि हर वर्ष इतना बेहतर रिजल्ट आता है और अलग अलग फील्ड में आपके स्टूडेंट सफल होते हैं? इसका कारण है कि मैं सदैव जो भी बच्चे को मैं अपने संरक्षण में लेता हूँ, हर बच्चे तक मैं पहुँचने का प्रयास करता हूँ। मैं स्वयं उसे देखता हूँ। दूसरी बात कि ज़्यादा संख्या में बच्चों को नहीं रखता हूँ जिसको मैं नहीं देख पाऊँ। अधिक समय देते हैं, 3 घंटा 4 घंटा वो मेरे साथ व्यतीत करते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा लिखने की आदत हम उनको डालते हैं। हम चाहते हैं कि हमसे ज़्यादा परिश्रम हमारे बच्चे करें। सिर्फ मेरे परिश्रम करने से कुछ होगा नहीं, तो मैं उनसे काम लेता हूँ। जिसके कारण क्या होता है कि शुरू में कुछ बच्चे आते हैं, मेरे काम से घबरा के भाग जाते हैं, नहीं रह पाते हैं। लेकिन जो रह जाते हैं
वह निश्चित रूप से सोने से कुंदन बन जाते हैं। जी जी। और आपको आश्चर्य होगा कि बच्चे तो बच्चे, गार्जियन भी पैर छूते हैं। ऐसे भी गार्जियन हमारे जीवन में रहे। जितने भी डॉक्टर्स हैं बेगूसराय के, तमाम लोगों के बच्चों को मैंने पढ़ाया है। सारे बच्चे अच्छा भी किए हैं, बहुत ही ऊंचे ऊंचे पद पर गए हैं और लगातार अभी भी लगे हुए हैं। जी जी। जिस भी बच्चे को पढ़ाता हूँ, कभी आप उनसे भी मिलेंगे जी जी। तो हम बहुत सारे स्टूडेंट्स का इंटरव्यू किया है जिन्होंने आपकी चर्चा हमारे साथ की है। तो वो आज भी वो चीज़ करके देते हैं। आज भी आप देखेंगे तो वो कॉपी पर, आज सुबह सुबह भी मैंने 71 क्वेश्चन दिया था, ऑनलाइन दिया हुआ था मेरे ग्रुप में भी। और हमारे स्टूडेंट उस 71 क्वेश्चन को 65 मिनट्स में पूरा करके कॉपी जमा कर दी। तो आज भी वो काम करते हैं, जिसका परिणाम होता है कि कमज़ोर से कमज़ोर बच्चे भी धीरे 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 वो बहुत मजबूत हो जाते हैं और उनको पढ़ने की आदत हो जाती है। जब आदत हो जाती है तो फिर उन्हें आगे की पढ़ाई में अगर ज़्यादा भी पढ़ना पड़े तो इससे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जी जी। सर, क्वालिटी एजुकेशन के लिए आपका टीचर्स से, पेरेंट्स से और स्टूडेंट्स से क्या संदेश होगा? सबसे पहले तो मैं पेरेंट्स से आग्रह करूंगा कि वो अपने बच्चे को समय दें, समय समय पर अच्छे गुरुओं के पास ले जाएं और उनकी जांच कराएं। बच्चों से डरे नहीं, उससे अपने प्रभाव में रखें। मैट्रिक के अंदर बच्चे स्वयं निर्णय लेने की क्षमता नहीं रखते। अक्सर गार्जियन पूछते हैं बच्चे से कि सर कैसा पढ़ाते हैं? गौरव जी, मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ कि वह बच्चा शिक्षक का क्या मूल्यांकन करेगा? शिक्षक का मूल्यांकन तो अच्छे अच्छे लोग नहीं कर पाते। और अब वो बच्चा कहेगा कि अच्छा पढ़ाते हैं, तो आप समझेंगे, हमारे गार्जियन समझेंगे कि अच्छी पढ़ाई होती है। ये तर्क संगत नहीं है। इसलिए मैं, अगर आप नहीं सक्षम हैं शिक्षा दीक्षा में या नहीं समझ रहे हैं, तो आप किसी दूसरे समझदार लोगों से ज़रूर उसकी जांच करवाएं कि मेरा बच्चा कहाँ है, क्या कर रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि आप ध्यान दीजिए कि मेरे बच्चे कितनी देर तक किताब कॉपी के साथ लगे रहते हैं। वॉच करते रहे उनका। बिल्कुल ध्यान देना है। मोबाइल का फंक्शन, अगर मोबाइल आपके बच्चे चलाते हैं तो बार बार उन पर ध्यान देना है कि वो क्या पढ़े। अच्छा, मोबाइल पर इतनी देर रहे तो आपने क्या पढ़ा, क्या सीखा मोबाइल से, जिससे कि उनको एक डर बना रहेगा। जी जी। दूसरी बात, हमारे शिक्षक से भी हमें शिकायत रहती है, उनके लिए भी संदेश है कि आप कम से कम बच्चे को अपने बच्चे की तरह ज़रूर देखिए। जी जी। यही कारण रहा गौरव जी कि मेरे बच्चे भी लोगों के आशीर्वाद के कारण, मेरी बड़ी बेटी NMCH में पढ़ती है, जी जी। मेडिकल में। दूसरी बेटी क्लैट के थ्रू लॉ कर रही है। जी जी। बेटा 12 किया है। तो मेरे 2 भाई NIT किए हैं, 2 भतीजा NIT किया है। तो इस तरह से लगातार अपने घर के लोग भी पढ़ाई लिखाई में लगे हुए हैं। एक ही चीज़ मेरा स्टूडेंट से भी कहना है कि बच्चे, आपको आगे कंपटीशन तो देना ही देना है। जी जी। इसके लिए आपको बेसिक नॉलेज बहुत ही ज़रूरी है। आप, ऐसा देखा गया है कि मैंने नारायणा के थ्रू कई बार अपने
हम स्कूल के 10 अच्छे स्कूल में 1 to 10 स्टूडेंट का टेस्ट लिया। जी जी। उसका मार्क्स मेरे पास है। आपको घोर आश्चर्य होगा कि 1 to 10 स्टूडेंट में जब सिर्फ 10 क्लास का क्वेश्चन, कोई कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन नहीं, जी जी। लेकिन उसमें अच्छे क्वेश्चन दिए जाते हैं, तो 100 बच्चे में हमको लगता है कि 60 से ऊपर मात्र 3 बच्चे थे। जी जी। और 80% से 90% से नीचे जितने भी बच्चे थे, सब वो 40 से नीचे मार्क्स था उनका। जी जी। तो बेसिक चीज़ की कमी हो गई है। हमारे यहाँ टेस्ट देने बच्चे आते हैं, आज भी बच्चे आए हैं, सिंपल सा क्वेश्चन देते हैं और अच्छे अच्छे बच्चे नहीं कर पाते हैं। आज ही बच्चे हमको जवाब दे रहे थे, सर मुझे तो स्कूल में 90 मार्क्स आता है। तो कैसे उनको बेहतर अंक आए, कैसे उनका ज्ञान बढ़े? अंक तो बच्चे रट के भी ले आते हैं, जी जी। लेकिन ज्ञान बेहतर होने के लिए उनके क्वेश्चन को बदल बदल कर देना पड़ेगा। क्वेश्चन पैटर्न को जैसे हम बदलते हैं, उसके लैंग्वेज को बदलते हैं, तो बच्चे जब लैंग्वेज पकड़ने लगते हैं तब बच्चे को वास्तविक ज्ञान होता है। जब किताब पढ़ने लगते हैं तो उन्हें वास्तविक ज्ञान होता है। जी जी। और 70-80% चीज़ वो अपने पढ़ के भी, स्वाध्याय। हाँ, वो कर सकते हैं। तो सेल्फ स्टडी की जो स्थिति हम लोग बनाते हैं वो उनके लिए बहुत कारगर होता है। सर, एक शिक्षक के रूप में आप खुद दूसरों के आदर्श हैं, लेकिन आपके आदर्श कौन हैं? हमारे आदर्श श्री यमुना प्रसाद सिंह हैं। चूँकि उनसे बच्चों के विकास के प्रति जो दीवानगी उनमें थी, ये हम उन्हीं से सीखा। आज भी मेरे घर में भी लोग कहते हैं कि एक ही बच्ची के पीछे इतना लगे रहते हैं, लेकिन मुझे बहुत खुशी है कि जहाँ इस कोरोना काल में सारे प्राइवेट स्कूल के टीचर बहुत परेशान थे, लेकिन हमारे जितने भी पुराने स्टूडेंट थे, फ़ोन करके और हेल्प का हज़ारों हाथ बढ़ा दिए। मुझे लगा कि मैं हज़ारों बच्चों के पिता के रूप में खड़ा हूँ। जी जी। और यह खुशी इस कोरोना काल में मेरे लिए खुशी की एक यही बात सामने आई, जो बच्चों को जो मैंने दिया, बच्चों को जो ज़बरदस्ती पढ़ाया, जी जी। आज वो हम याद रखते हैं। आज भी दुबई से, जर्मनी से आज बात हुई है। कुछ बच्चे हैं जो अभी भी हमारे साथ ऑनलाइन यूके से जुड़े रहते हैं। जी जी। चूँकि वो हमारे स्टूडेंट के बच्चे हैं। जी जी। वो मैथ हम ही से पढ़ना चाहते हैं, चूँकि उसका फादर भी पढ़ा है। तो वो आज भी बोलते हैं कि आपकी जो छड़ी पहले पीरियड में जो आप हमको पढ़ाते थे, और निश्चित रूप से हमको लगता था कि आज तो ज़रूर मार लगेगी। सर, एक प्रश्न जो लेना चाहूँगा मैं आपसे कि क्या वह जादुई कला है आपका कि मैथ बच्चे आसानी से सीख लेते हैं, समझ जाते हैं? क्योंकि अधिकतर बच्चों में मैथ का डर देखा जाता है। मैथ पढ़ाना एक कला भी है और एक तपस्या भी है। मैं किसी भी कठिन से कठिन मैथ को डायरेक्ट नहीं डालता हूँ, उसे थोड़ा थोड़ा स्टेप वाइज सिखाता हूँ। सपोज कीजिए कि हमको सिंप्लीफिकेशन सिखाना है। जी जी। तो पहले प्लस सिखा दिए, फिर प्लस और माइनस को साथ करके सिखा रहे हैं, फिर उसके साथ मल्टीप्लाई लेकर सिखा रहे हैं। तो ग्रेजुअली अब एक एक टाइप के 50-50 क्वेश्चन करवा रहे हैं, 100-100 क्वेश्चन करवा रहे हैं। तो बच्चे में लगता है कि ये बना देंगे,
और हमेशा अगर मैं 10 क्वेश्चन दिया तो मेरा प्रयास रहता था कि 8 क्वेश्चन बच्चा ज़रूर बनाए, 2 क्वेश्चन में उसको ऑब्स्टेकल हो, उसको कठिनाई हो और वो हमसे प्रश्न करे। तो 2 सवाल उनके लिए नया भी रहे और 8 सवाल प्रैक्टिस में भी रहे, जिसके कारण धीरे धीरे वो ग्रेजुअली बढ़ते चले जाते हैं। जी जी। और बढ़ते चले जाते हैं तो उनको हल्का लगने लगता है। जो मैथ के लिए रोते हैं, आज भी बच्चे ज्योमेट्री के नाम से थर थर काँपते हैं, लेकिन आप विश्वास कीजिए कि मेरे 4 के बच्चे भी कंपास घुमाते हैं। जी जी। हम लोग उस पर कुछ रिसर्च भी किए हैं, कुछ ऐसे चीज़ परफेक्ट नंबर के लिए रिसर्च किया, 20 डिग्री का एंगल कंपास से कैसे बनाना है उस पर रिसर्च किया। तो लगातार हम बच्चों के साथ बने रहते हैं। आज भी शायद ही आपको कोई ऐसा टीचर मिला होगा जो 40 वर्ष से पढ़ा रहा है लेकिन उसके पास कोई बोर्ड नहीं। मेरे नाम से ही लोग आते हैं, ज़्यादा बच्चों को तो लेना नहीं है, कुछ ही बच्चों को पढ़ाना है। बिना बोर्ड मेरे कोचिंग सेंटर का कोई नाम नहीं। शिक्षा के क्षेत्र में आप इतने सफल हुए, आपकी इतनी प्रतिष्ठा है, तो इसका श्रेय किसे देंगे आप? बेगूसराय के उस फौलादी बच्चों को देंगे जो मेरे सुर में सुर मिलाकर परिश्रम किए। कहा भी गया है कि यदि छात्र को द्रोणाचार्य चाहिए तो द्रोणाचार्य को भी अर्जुन जैसे जाबाज बच्चे की ज़रूरत हो। जी जी। तो बेगूसराय में मेहनत कश बच्चों की कमी नहीं रही और इनको देख करके दूसरे जिले राज्य से जो बच्चे यहाँ पढ़ने आए वह भी काफ़ी परिश्रम किए और वो अपना नाम कमाए। सर, आज आप यहाँ आए, अपनी कहानी हम सब से साझा की। सर, बहुत बहुत आभार आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, हम चाहेंगे आगे भी जब भी आपको मौका मिले हमारे इस स्टूडियो से अपने विचार दर्शकों से साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आपको भी धन्यवाद गौरव जी, जो आपने ये मौका दिया। और मैं चाहता हूँ कि इसी तरह शिक्षा से जुड़े लोगों की कहानी आप बताते रहें, जिससे हमारे बच्चों को काफ़ी लाभ होगा। धन्यवाद। धन्यवाद सर। तो हमारे साथ थे एससी झा, एक मनीषी, एक ओजस्वी वक्ता, एक प्रखर विचारक और एक विद्वान शिक्षक, और सबसे बड़ा एक समाज सुधारक, एक बड़ा चिंतक, जिन्हें इस बात की चिंता है कि हमारी वर्तमान शिक्षा किस ओर जा रही है और किस तरह से हम बिगड़ती हुई शिक्षा को सुदृढ़ करेंगे। तो इन्होंने अपनी कहानी, अपने विचार हम सबों से साझा किए और जल्द ये विचार आप सब देख पाएंगे। आप इनके विचारों से प्रेरित होकर शिक्षा को सुदृढ़ करें, देश और समाज के निर्माण के लिए, इस विश्व के उत्थान के लिए अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य को बनाएं, आगे आएं, शिक्षा को बचाएं, छात्र को बचाएं। और यह तभी होगा जब शिक्षक राष्ट्र निर्माता के रूप में अपने कर्तव्यों का सही से निर्वहन करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। This video is sponsored by खगेंद्र वैभव हॉस्पिटल, जहां हो कान, नाक और गले का बेहतर इलाज, इन एसोसिएशन विद डॉक्टर रोशन कुमार, ENT स्पेशलिस्ट।